हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज विक्रम सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के मैथमेटिक्स स्मार्ट लेक्चर सीरीज में। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस। सबसे पहले इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने क्लास 6 में एक्सप्रेशंस के बारे में या फिर इक्वेशंस के बारे में क्या ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे व्हाट इक्वेशन इज, कि इक्वेशन क्या होती है। देन हम देखेंगे फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशन, और लास्ट में हम देखेंगे एप्लीकेशन टू प्रैक्टिकल लाइफ। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए लेक्चर्स के, तो आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट, और ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 6 में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है, और ये भी हमने ऑलरेडी क्लास 6 में डिस्कस किया हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 4x प्लस 5, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक एक्सप्रेशन। 4x प्लस 5 क्या है, एक एक्सप्रेशन है कि जो यहाँ पर हमारा x है ये है हमारा वेरिएबल। x क्या है, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है। और जब हम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू चेंज करेंगे, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, x की वैल्यू के साथ चेंज होगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, x इक्वल्स टू 0, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 0 प्लस 5, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर मैं लेता हूं x इक्वल्स टू 1, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, 4 इंटू 1 प्लस 5, कितना हुआ, 4 प्लस 5 9 हो गया। और अगर मैं बोलूं x इक्वल्स टू -1, तब क्या होगा कि 4 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 5, क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का 4 प्लस 5, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब हम वेरिएबल की वैल्यूज या फिर x की वैल्यूज चेंज करते जाते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन के जो आंसर आता है वो भी चेंज होता जाता है। मतलब एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो डिपेंड करता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर वेरिएबल। और ये जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हमेशा x ही होगा, वो y भी हो सकता है, z हो सकता है, l, m, n, जो भी आप चाहें उस अल्फाबेट को आप एज अ वेरिएबल अपने एक्सप्रेशन में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं इस एक्सप्रेशन को 4y प्लस 5 भी लिख सकता हूं, और मैं यहाँ क्या चेंज करूंगा, y की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा। ठीक है, तो हमने ये एक्सप्रेशन एक बार रिकॉल कर लिया। एक्सप्रेशन वो होता है जब हम किसी भी चीज को x या y या फिर किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में हम लिखते हैं, और वेरिएबल के चेंज होने से आंसर भी एक्सप्रेशन का चेंज होता जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी यही लिखा हुआ है नीचे, जिसको आपको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में, कि द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। मतलब वेरिएबल वो होता है जो वेरी करता है या फिर चेंज होता है। अ वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, ये भी हमने देख लिया कि वेरिएबल की हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज ले ली। ठीक है, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। वैल्यू नहीं फिक्स थी हमारी, कभी हमने 0 लिया, कभी 1 लिया, कभी -1 लिया, हम 100 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं। तो क्या हुआ कि वेरिएबल की वैल्यू भी हमारी फिक्स नहीं होती। और आगे क्या देखते हैं, वेरिएबल्स आर डिनोटेड यूजुअली बाय लेटर ऑफ द अल्फाबेट सच एज x, y, z, l, m, n, p एक्सेट्रा। मतलब ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि x, y, z, l, m, n, p, q, r, s, t जो भी आप लेना चाहें उसको आप वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं। और लास्ट में क्या बोलता है, फ्रॉम वेरिएबल्स वी फॉर्म एक्सप्रेशन, कि वेरिएबल्स की हेल्प से ही हम एक्सप्रेशन बनाते हैं, जो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कैसे, जैसे 4x प्लस 5, या फिर मैं बोलूं 5y प्लस 9, या फिर 4x प्लस 13, ये सब हमारे क्या हैं, एक्सप्रेशंस हैं। और अगर मैं यहाँ पर इन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, तो एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो भी चेंज होता जाएगा। पहले मैं y को ले लूं 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही हमारा एक्सप्रेशन का आंसर चेंज होता जाएगा। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज इक्वेशन, या फिर व्हाट इक्वेशन इज, कि इक्वेशन है क्या।
अब जो ये लेक्चर का पार्ट आगे आने वाला है, इसको हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे आगे, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, और पहले हम समझेंगे और फिर हम इसको नोट डाउन करेंगे। समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये वर्ड है इक्वेशन, और इसमें एक वर्ड आ रहा है इक्वेट। इक्वेशन है तो इक्वेट एक वर्ड आ रहा है इसके अंदर, एक इक्वेट। और हमने पहले ये पढ़ा है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 8, और ये क्या होता है, इक्वल्स का साइन होता है। ये किसका साइन है, इक्वल्स टू का साइन है ये। और यहाँ पर क्या है, इक्वेट। इसका मतलब कि इस वाले सिंबल का यहाँ पर कुछ ना कुछ यूज होने जा रहा है, कुछ ना कुछ यूज होने जा रहा है। तो यूज हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास एक एक्सप्रेशन था 4x प्लस 5। अभी क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसमें लिख दूं इक्वल्स टू 20, इक्वल्स टू 20, तो ये जो पूरा हमारे पास चीज बनी नई, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन, कि मतलब एक्सप्रेशन के साथ इक्वल्स टू का साइन आ गया और कुछ वैल्यू आ गई उसके सामने, कि मतलब हमारा जो 4x प्लस 5 होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 20 के इक्वल होना चाहिए। और ये जो पूरा हमारे पास एक नई चीज बन के आ गई एक्सप्रेशन और इक्वल्स टू के साइन के साथ, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। यही हमारी होती है एक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड, और दोनों के बीच में साइन है इक्वल्स टू का। तो 4x प्लस 5 क्या है हमारा, एक लेफ्ट हैंड साइड है, 20 क्या है, राइट हैंड साइड है, और दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमने एक चीज और देख ली कि जो इक्वेशन होती है उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है। अगर ये लिखा हुआ आ गया 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 20, या फिर 4x प्लस 5 इज लेस देन 20, तो ये हमारा जो है ये इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ये हमारा इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इक्वेशन में ये कंडीशन है कि बीच में जो साइन होगा वो हमेशा इक्वल्स टू का होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में जो साइन है वो हमेशा इक्वल्स टू का ही होगा, तभी हम उसको इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। और इक्वेशन के अंदर हमने क्या देखा कि इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल होगा, इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है 4x प्लस 5, इसके अंदर तो एक वेरिएबल आ गया, x आ गया, या फिर y हो सकता था, z हो सकता था, कुछ भी यहाँ पर वेरिएबल आ चुका है। बट राइट हैंड साइड जो है उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ये तो फिक्स नंबर है 20। तो अगर आप पूछें कि 4x प्लस 5 मैं इक्वल्स टू कर दूं 2x प्लस 3 के, तो इसमें क्या दिखा हमें कि वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, और बीच में इक्वल्स टू का साइन भी है। तो क्या ये इक्वेशन होगा, क्या हम इसको इक्वेशन बोलेंगे? तो यस, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में भी वेरिएबल है, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, एक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल्स टू का साइन होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन होगा और राइट हैंड साइड में भी कोई एक एक्सप्रेशन होगा, और दोनों में वेरिएबल हो सकते हैं, और वो सेम वेरिएबल हो या फिर अलग अलग वेरिएबल हो, तब भी हम उसको इक्वेशन ही बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देता हूं, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे है 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 2y प्लस 2, ये भी हमारी एक इक्वेशन होगी। क्यों होगी कि लेफ्ट हैंड साइड भी है, इक्वल्स टू का साइन भी है, और इक्वल्स टू का साइन भी है, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी है, और राइट हैंड साइड भी है, ठीक है। तो ये क्या होगी, इक्वेशन होगी। बट इसमें वेरिएबल जो हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, दोनों अलग अलग हैं, बट ये एक इक्वेशन कहलाएगी। तो अभी हमें इस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो टू वेरिएबल वाला केस है ये हमारे फर्दर क्लासेस में आएगा। इस वाले चैप्टर में हमें सिर्फ
एक वेरिएबल पर ही ध्यान देना है। जैसे हमारा ये वाला एक्सप्रेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी x है और राइट हैंड साइड में भी x है और x इज वेरिएबल, तो हमें फोकस किससे करना है? ओनली वन वेरिएबल वाले पर। तो चलिए अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। इन शॉर्ट, एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू। दो जो हमारे एक्सप्रेशन थे, एक ये वाला और ये वाला, दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मैं क्लियरली यहां पर लिख देता हूं 4x + 5 इक्वल्स टू 2x + 3। तो स्टेटमेंट में क्या है? द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशंस 1 और 2 एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू। दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। और फिर नोट दैट at least one of the two expression must contain the variable, के मतलब दोनों में से कम एक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल होना ही चाहिए। दोनों एक्सप्रेशन में से किसी एक के पास वेरिएबल होना ही चाहिए। इस वाले केस में क्या है? दोनों के पास वेरिएबल है। और देखो हमारा पहला केस जो था इसमें क्या था? सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के पास वेरिएबल था, तो ये दोनों ही हमारी इक्वेशन कहलाएंगी। तो आपको क्लियर हो गया इक्वेशन क्या होती है? एक बार रिकॉल कर देता हूं, पूरा समराइज हो जाएगा जो मैंने अब तक आपको बताया कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है और इक्वल्स टू का साइन है और इक्वल्स टू के साइन के राइट में कुछ वैल्यू है। अगर ये कंडीशन हमारी बन रही है तो उसे हम हमेशा इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे या फिर किसी स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे या फिर हम किसी इक्वेशन को स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दो, इनको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो। तो पहला क्या है हमारा? द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। ठीक है, तो पहला वर्ड हम नोटिस करेंगे 3 टाइम्स x, के मतलब 3 टाइम्स x, 3 मल्टीप्लाई बाई x। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3x। 3x भी क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई x ही होगा। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि 3.x, 3.x ये भी 3 मल्टीप्लाई बाई x ही होगा। अगर आपको कोई लिख के दे 3 मल्टीप्लाई बाई x या फिर 3x या फिर 3.x, तो वो तीनों क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई x ही होगा। तो पहला क्या पॉइंट था हमारा? 3 टाइम्स x, तो 3 टाइम्स x क्या हो गया? 3x हो गया। एंड अब क्या देखते हैं हम? द सम ऑफ 3 टाइम x एंड 11, कि सम किसके साथ है? 11 के साथ, और वो क्या है? इज 32, इक्वल्स टू 32। ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। देख लो 3 टाइम x का सम हमने किया 11 के साथ, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 32। तो ये हमारा हो गया पहले का आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। If you subtract 5 from 6 टाइम ऑफ अ नंबर, ठीक है, क्या बोला? 5 from 6 टाइम अ नंबर यू गेट 7। तो पहला वर्ड हम कौन सा पकड़ेंगे यहाँ पर? 6 टाइम अ नंबर, मतलब एक नंबर का 6 टाइम। 6 टाइम अ नंबर, कोई भी नंबर है n, मैं लिख सकता हूं 6x, n, x, y, मैं कुछ भी लिख लूं, सब यहां पर क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। वेरिएबल को मैं कैसे भी डिनोट कर सकता हूं ना, वेरिएबल को मैं कैसे भी डिनोट कर सकता हूं, n लिख लूं, x लिख लूं या y लिख लूं, हमने पहले ये सीखा था। तो हम इस वाले केस में चलो x ही मान लेते हैं कि 6 टाइम अ नंबर मतलब 6x। और हम क्या कर रहे हैं? इफ यू सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम अ नंबर, मतलब आप 5 को माइनस करेंगे 6 टाइम अ नंबर में से, तो 6x माइनस 5, और हमें क्या मिलता है? यू गेट 7, यू गेट 7। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी? 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 7। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पर। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। पहला स्टेटमेंट क्या है, x माइनस 5 इक्वल्स टू 9। इसको मैं क्या लिख सकता हूं पहले वाले के आंसर को, इफ आई subtract 5 from a number I get 9। ठीक है, if I subtract 5 from a number 5 from a number I get what, I get 9। ठीक है, अब चलो सेकंड स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये क्या होगा कि 5p इक्वल्स टू 20। देखो x लिख लो, p लिख लो, l m n एक ही बात है वो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5p क्या होगा, 5 टाइम्स अ नंबर। तो क्या मतलब हुआ, 5 टाइम्स अ नंबर इज कितना है, 20। 5 टाइम्स अ नंबर इज 20। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। तो यहां पर आपने सीख लिया कि स्टेटमेंट को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा सॉल्विंग एन इक्वेशन। यहां पर हम सीखेंगे कि हम किसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन किसे बोलते हैं, है ना, स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने अब तक देख लिया है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है सॉल्विंग एन इक्वेशन, कि अगर हमारे पास इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं। देखो मेरे पास एक अभी दो एक्सप्रेशन है, 8 माइनस 3 और 4 प्लस 1। यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है, और ये इसका मतलब ये इक्वेशन भी नहीं है, ये कोई इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर किसी भी पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में भी नहीं है कुछ और राइट हैंड साइड में भी नहीं है कुछ वेरिएबल। बट हम इसको यूज करने वाले हैं इक्वेशन को समझने के लिए कि इक्वेशन बिहेव कैसे करती होगी। तो चलिए अभी मैं आपको समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो पार्ट 1 अगर हम देखें कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 8 माइनस 3, ठीक, और राइट हैंड साइड क्या है, 4 प्लस 1। ठीक, तो पहले पॉइंट में मैं क्या करूं, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 ऐड कर दूं और राइट हैंड साइड में भी 2 ऐड कर दूं। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 ऐड कर दिया है और राइट हैंड साइड में भी 2 ऐड कर दिया है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। 8 माइनस 3 कितना होता है, 5, और प्लस 2 कितना हो गया, 7 हो गया, और 4 प्लस 1 कितना होता है, 5, और प्लस 2 कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड के आ गया। और देखो यहां पर क्या था, 8 माइनस 3 क्या था, 5, और 4 प्लस 1 क्या था, 5। कि मतलब पहले जो हमारे एक्सप्रेशन थे दोनों, उनकी भी वैल्यू बराबर थी, और जब मैंने दोनों साइड में सेम नंबर ऐड कर दिया तब भी क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर ऐड कर दूं तो इक्वेशन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आंसर हमेशा दोनों साइड में इक्वल ही आएगा। तो यहां से हम क्या नोट कर सकते हैं कि if we add the same number to both side of a balanced equation the balance is undisturbed। कि मतलब अगर मेरी ये इक्वेशन होती और वो बैलेंस होती, 5 इक्वल्स टू 5, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, बैलेंस है, दोनों साइड में 5 है, और मैं सेम नंबर को ऐड कर दूं दोनों साइड में तब भी वो बैलेंस ही रहेगी, अनबैलेंस नहीं होगी। मतलब दोनों साइड में सेम ही वैल्यू आ गई। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने सीख लिया कि इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैं सेम नंबर ऐड कर सकता हूं, कोई इक्वेशन के बैलेंस में चेंज नहीं होगा। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या था, लेफ्ट हैंड साइड 8 माइनस 3, राइट हैंड साइड 4 प्लस 1। अब मैं क्या करता हूं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। अब देखो सॉल्व करके 8 माइनस 3 कितना होगा, 5 होगा, और 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 1 कितना होगा, 5, और 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 हो जाएगा।
अब हमने फिर वही देख लिया कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तब भी हमारी इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। देखो, if we subtract the same number from the both side of a balance equation, the balance is undisturbed, कि मतलब बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक, थर्ड पॉइंट देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या था 8 माइनस 3, राइट हैंड साइड क्या था 4 प्लस 1। हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई वाला केस देखेंगे कि 8 माइनस 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और 4 प्लस 1 को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। क्या किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। क्या केस बना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैंने किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा, क्या इक्वेशन डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी। 8 माइनस 3 5 और इंटू 2 10 हो गया। 4 प्लस 1 कितना हुआ 5 इंटू 2 10 हो गया। इसका मतलब हमने क्या देखा कि अगर मैं इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तब भी इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ही आएगा। तो नोट डाउन कर लेते हैं हम कि इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नंबर द बैलेंस इज अनडिस्टर्ब्ड, मतलब बैलेंस को कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। और बैलेंस क्या होता है, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये है बैलेंस कंडीशन। और देख लो, जब मैंने ऐड किया तब भी दोनों सेम आए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तब भी दोनों इक्वल आए और जब मल्टीप्लाई किया तब भी दोनों इक्वल आए। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा क्या बचा हुआ है, डिवाइड वाला, कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को 8 माइनस 3 को डिवाइड कर दूं 2 से, है ना, और राइट हैंड साइड को भी डिवाइड कर दूं मैं 2 से, तो क्या आंसर आएगा। देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा 8 माइनस 3 बाई 2 मतलब 5 बाई 2, और यहाँ क्या होगा 4 प्लस 1 बाई 2 क्या हुआ 5 बाई 2 ही होगा। तो हमने अगेन वही देखा कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेम नंबर से ही डिवाइड कर दूं दोनों साइड में तो क्या होगा, इक्वेशन हमारी बैलेंस ही रहेगी, उसका बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगा हमेशा राइट हैंड साइड के। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप कि इफ वी डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नंबर द बैलेंस इज अनडिस्टर्ब्ड, डिवाइड करने पर भी बैलेंस खराब नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हमने इस वाले पूरे पार्ट में एक चीज समझ ली है कि मैं इक्वेशन में दोनों साइड में, मैं इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर सेम वैल्यू ऐड कर दूं या माइनस कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं या फिर डिवाइड कर दूं तब भी बैलेंस ही रहती है हमारी जो इक्वेशन होती है वो, तब भी हमारी इक्वेशन बैलेंस ही रहती है, लेफ्ट हैंड साइड ही राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। ठीक है, ये समझ गए आप। इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए लेक्चर को पॉज करके। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है पहला वाला पार्ट। और पहला इक्वेशन क्या है हमारा, हम सॉल्व करने वाले हैं ए को, 3n प्लस 7 इक्वल्स टू 25। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, अगर लिखा है सॉल्व तो सॉल्व का मतलब होगा कि हमारा जो भी वेरिएबल है हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि उस वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी। जैसे यहाँ पर n है या फिर p है, तो इस वाली इक्वेशन में n की वैल्यू कितनी होगी, n इक्वल्स टू वॉट, इसको हम बोलते हैं सॉल्व करना। या फिर p इक्वल्स टू वॉट, p क्या आएगा, इसको हम बोलते हैं सॉल्व करना। तो जब भी इक्वेशन से पहले लिखा हो सॉल्व तो आप उसके वेरिएबल की x y z जो भी है उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे इक्वेशन को सॉल्व करके। चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 3n प्लस 7 इक्वल्स टू किसके है 25 के। और हमने पहले क्या देखा है कि अगर हम दोनों साइड में सेम नंबर माइनस कर दें
प्लस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, क्या आएगा? इक्वेशन हमारी बैलेंस ही रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों साइड में से 7 को माइनस कर देते हैं, दोनों साइड में 7 को माइनस कर देते हैं, कर सकते हैं, इक्वेशन बैलेंस ही रहेगी। तो क्या हुआ, 3n प्लस 7 माइनस 7 0 हो गया, 3n इक्वल्स टू 25 माइनस 7 कितना होगा? 18 होगा। 25 माइनस 7 18 होता है। अब देखो 3n इक्वल्स टू 18 आ गया। अब हमने ये भी पढ़ा है कि सेम नंबर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तब भी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाई 3। तो देखो 3 से 3 डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इधर रह गया n इक्वल्स टू 3 6 18 होता है, तो n इक्वल्स टू 6 आ गया हमारा। क्या आया n हमारा? n इक्वल्स टू 6 आ गया है। ठीक है, आप समझ गए कैसे करना है सॉल्व। चलो सेकंड पार्ट लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। बी पार्ट, 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 23। अब बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2p माइनस 1 लेफ्ट साइड में क्या करेंगे हम, देखो इस 1 को हमें हटाना है यहाँ से पहले, तो हम कर देंगे प्लस 1 क्योंकि माइनस का 1 था। तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 23 इधर भी हमें सेम प्लस 1 ही करना पड़ेगा। तो क्या आया? 2p इक्वल्स टू 24। क्लियर हो गया। अब देखो हमें यहाँ से 2 हटाना है ये, तो क्या करेंगे हम, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। 2p बाई 2 इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 2। देखो 2 से 2 गया, डिवाइड होके 1 आएगा, तो p इक्वल्स टू कितना आया? देखो 2 से 24 को डिवाइड करोगे क्या आएगा? 12 आ जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 12 आ गई। तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन को, कि हमारी जो इक्वेशन है उसमें से हम सारी न्यूमेरिक वैल्यू को हटाते जाएंगे और एंड में हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, दिस वन, तो आप क्या बोलोगे? n इक्वल्स टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। और या फिर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 या फिर पार्ट बी, तो आप क्या बोलोगे? p इक्वल्स टू 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 या फिर b। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक हमने एग्जाम्पल और लिया और मैंने इसको नाम दिया है टॉपिक को मोर इक्वेशंस। तो पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, जो हमने सीखा है कि दोनों साइड माइनस कर देंगे या फिर दोनों साइड प्लस कर देंगे या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? सॉल्व 12p माइनस 5 इक्वल टू 25। तो सॉल्व का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज p। कैसे निकालेंगे? देखो 12p माइनस 5 इक्वल्स टू 25 है। ठीक, 12p माइनस 5 है तो हम क्या करेंगे? प्लस 5 दोनों साइड में, माइनस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 25 प्लस 5। ठीक, क्या हो जाएगा? माइनस 5 प्लस 5 0, तो क्या बचा? 12p इक्वल्स टू 25 प्लस 5 कितना होगा? 30 हो जाएगा। और p कितना आएगा हमारा? फिर हम क्या करेंगे? 12p को डिवाइड करेंगे 12 से और 30 को भी डिवाइड कर देंगे 12 से। तो 12 से 12 डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो p कितना आ जाएगा? p इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 12। p इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 12। और हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 2 से दोनों को डिवाइड कर दूं तो नीचे क्या आएगा? 6 आ जाएगा, ऊपर 15 आ जाएगा। और फिर मैं डिवाइड कर दूं 3 से तो ऊपर क्या आएगा? 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। तो p की वैल्यू क्या आ गई? 5/2 फ्रैक्शन में। p की वैल्यू क्या आई? 5/2 फ्रैक्शन में। और क्या होगी? 2.5 किसमें होगी? डेसिमल फॉर्म में। फ्रैक्शन और डेसिमल ये दोनों टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। और आपने अभी तक फ्रैक्शन और डेसिमल वाला चैप्टर मेरे वीडियो के थ्रू नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये हमने सॉल्व की इक्वेशन, जैसा कि हमने पीछे पहले सीखा था कि माइनस कर दो दोनों साइड में, प्लस कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हमने पहले सीखा हुआ था।
अब हम कुछ नया सीखते हैं जिससे इसका सॉल्यूशन और इजी हो जाएगा। तो उससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा है राइट हैंड साइड। ठीक है, मेरे पास कोई भी एक वेरिएबल है या फिर कोई भी एक नंबर है ना, कोई भी एक नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी नंबर को या फिर किसी वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या बोला मैंने कि मैंने किसी भी नंबर को या फिर वेरिएबल को लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव किया, मतलब मेरे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहां पर कोई नंबर था, मुझे इक्वल्स टू के इस साइन की तरफ उसको शिफ्ट करना था, मतलब मैं यहां से नंबर को राइट हैंड साइड में ले गया। तो अब क्या होगा कि अगर प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड बन जाएगा, और डिवाइड है तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि किसी भी नंबर को या वेरिएबल को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम साइड को चेंज करते हैं नंबर की या वेरिएबल की, तो उसका साइन हमेशा रिवर्स हो जाएगा। प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, है ना, और माइनस वन है तो प्लस बन जाएगा, प्लस होगा तो माइनस बनेगा, माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड बन जाएगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो इसको हम समझते हैं ये वाला इक्वेशन दोबारा सॉल्व करके कि हम इस वाले तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये वाला तरीका ज्यादा इजी है। ये वाला जो तरीका है, ये वाला जो ट्रिक है ट्रांसपोज वाली, ये ज्यादा इजी है, और इसी ट्रिक को हम बोलते हैं ट्रांसपोज वाली ट्रिक। मतलब हम नंबर को ट्रांसपोज करेंगे एक साइड से दूसरी साइड। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इक्वेशन क्या थी, 12p माइनस 5 इक्वल्स टू 25। तो देखो 12p माइनस 5 इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 को राइट हैंड साइड में मूव कराएंगे पहले, क्योंकि इधर भी नंबर है तो यहां से नंबर जाएगा तो सीधे नंबर से नंबर हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर नंबर है और ये भी एक नंबर है। तो हम 5 को राइट हैंड साइड में मूव कराएंगे, ट्रांसपोज करेंगे मतलब, तो क्या होगा 12p इक्वल्स टू 25। अब क्या आएगा आगे, देखो माइनस का क्या बनता है, प्लस बनता है, मतलब साइन हमेशा उल्टा हो जाएगा। तो माइनस का जो 5 था वो क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो क्या बना, 12p इक्वल्स टू 30। ठीक है, और देखो यहां पर क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाई पी। 12p क्या होता है, 12 मल्टीप्लाई बाई पी। तो 12 क्या है, मल्टीप्लाई में है, और अगर मैं इसको यहां ले जाऊं तो कहां जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। तो p इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 12, या फिर p इक्वल्स टू 30 बाई 12, और जो कि क्या आएगा हमारा 5/2 सॉल्व करने पर। इजी है। तो हमने क्या समझा कि जब भी हम किसी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चेंज करेंगे, या फिर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं, अगर हम किसी भी नंबर की साइड को चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसके आगे जो साइन है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पर माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया था, और मल्टीप्लाई का जो 12 था वो क्या हो गया था, वो डिवाइड में बन गया था जाके। ठीक है, तो ये थोड़ा और इजी हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशन। तो अभी हमने इसी लेक्चर में पीछे क्या देखा है कि हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी तक हमने सॉल्यूशन से अभी तक हमने इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाला है, और अब हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन से इक्वेशन बनाने वाले हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 5, ये क्या है, एक सॉल्यूशन है किसी भी इक्वेशन का। तो इससे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो x प्लस 5 कर दूंगा, इधर भी क्या करना पड़ेगा मुझे, 5 प्लस 5 करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, x प्लस 5 इक्वल्स टू 10। ये क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, या फिर मैं क्या कर दूं, x माइनस 5 इक्वल्स टू
5 माइनस 5, क्या मिलेगा मुझे? x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये भी एक इक्वेशन बनती है। या फिर हम क्या करें, x प्लस 20 इक्वल्स टू 5 प्लस 20 कर दें, यहां क्या बनेगा? x प्लस 20 इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूं 4 से, दोनों साइड डिवाइड कर दूं 4 से, तो क्या मिलेगा? x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 25 बाई 4, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, x बाई 4 प्लस 20 बाई 4 कितना होगा? 5 इक्वल्स टू 25 बाई 4, ये भी एक इक्वेशन है। देखो, वेरिएबल भी है, इक्वल का साइन भी है, और राइट हैंड साइड में भी कोई चीज है। सेम ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। तो हमने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करी है कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 5, तो मैं उससे बहुत सारी इक्वेशन बना सकता हूं। क्या देखा हमने कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जैसे कि यहां पर था x इक्वल्स टू 5, ये एक सॉल्यूशन था, तो हमने क्या करा, इससे बहुत सारी इक्वेशन हमने बना दी। और पहले हमने क्या देखा था कि एक इक्वेशन से सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा था। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक इक्वेशन से एक सॉल्यूशन आएगा, बट एक सॉल्यूशन से बहुत सारी इक्वेशन हम बना सकते हैं। जैसे हमने यहां बना के देखी, x प्लस 5 इक्वल टू 10, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x बाई 4 प्लस 5 इक्वल टू 25 बाई 4, ये भी एक इक्वेशन है। तो एक सॉल्यूशन से बहुत सारी इक्वेशन आ गई। तो देखो, हम नोट डाउन क्या करेंगे, हम नोट डाउन करेंगे ये कि डिड यू नोटिस दैट, ये तो मैं बोल रहा हूं कि आपने ये नोटिस किया, इसको आपको नोट डाउन नहीं करना है। आप करेंगे यहां से, गिवन एन इक्वेशन यू गेट वन सॉल्यूशन, ठीक है, बट गिवन अ सॉल्यूशन यू कैन मेक मेनी इक्वेशंस। हमने क्या ऑब्जर्व किया, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि क्या आपने ये ऑब्जर्व किया कि एक इक्वेशन से एक सॉल्यूशन बन रहा है, बट एक सॉल्यूशन से बहुत सारी इक्वेशन बन रही हैं, और ये आपने नोटिस भी किया है। तो लेक्चर को पॉज करो, नोट डाउन करो। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आता है एप्लीकेशन टू प्रैक्टिकल लाइफ, कि मतलब हमने इक्वेशन पढ़ लिया, एक्सप्रेशन पढ़ लिया है, इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया है, एक इक्वेशन से हमने सॉल्यूशन निकालना सीख लिया है, एक इक्वेशन से हमने सॉल्यूशन निकालना सीख लिया है, और सॉल्यूशन से हमने इक्वेशन बनाना भी सीख लिया है। बट हमारी जो लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज क्या है, और इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो बेटा देखो, मैं जो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए है। अगर आपको अपनी बुक में जो चैप्टर में दिए हुए सारे क्वेश्चन हैं, सारी एक्सरसाइजेज हैं, उसके सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारी एक्सरसाइज वाली वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल क्या था, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। आपसे कोई पूछता है कि एक नंबर है, उसका 3 टाइम्स और 11 का मैं सम कर दूं तो 32 आएगा, बताओ इक्वेशन कैसे लिखोगे इसकी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे 3 टाइम्स अ नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, 3x। 3 टाइम्स अ नंबर, नंबर हमारा x मान लेते हैं क्योंकि नंबर हमें पता नहीं है। और पूछ क्या रहा है वो, फाइंड द नंबर, कि मतलब स्टेटमेंट ये है, नंबर बताओ क्या होगा। स्टेटमेंट ये है, नंबर बताओ अब क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स का नंबर 3x हो गया, एंड 11 क्या किया है, सम किया है, 3x प्लस 11 कितना आएगा, इज 32। 32, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, 3x इक्वल्स टू 32। देखो 11 को मैंने क्या किया, ट्रांसपोज किया लेफ्ट साइड से राइट साइड में, साइन क्या था, पॉजिटिव, तो यहां क्या हो जाएगा, -11। ये हमने सीखा था ना कि साइन चेंज हो जाता है, साइन रिवर्स हो जाता है। तो क्या होगा, 3x इक्वल्स टू 32 माइनस 11 कितना होगा, 21। और x क्या होगा, देखो 21, यहां पर 3 क्या था, मल्टीप्लीकेशन में था, और 3 जब जाएगा राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 21 डिवाइडेड बाई 3, और क्या आएगा x की वैल्यू 7।
तो नंबर हमारा क्या हुआ 7। उसने बोला था ना फाइंड द नंबर, तो हम क्या लिखेंगे नंबर इज 7। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो ये है कि हमसे कोई लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में कोई पूछता है कि फाइंड अ नंबर such that 1/4 of the number 1/4 of the number is 3 more than 7 is 3 more than 7। तो अगर हमारा नंबर था x, तो उसने क्या बोला 1/4 ऑफ द नंबर, मतलब क्या हुआ x/4 किसके इक्वल होगा, इज क्या होगा इक्वल 3 more than 7, मतलब 7 + 3, 3 more than 7 यही तो होगा, 7 + 3, 3 more than 7 हो गया ये। तो क्या हुआ x/4 इक्वल्स टू 7 + 3 कितना होगा 10 होगा। और x कितना होगा, देखो 4 यहाँ पर क्या है डिवाइड में है, x डिवाइडेड बाई 4 है, तो 4 को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो क्या करूंगा, डिवाइड का क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी 40। तो नंबर क्या हुआ हमारा, इसने पूछा ना फाइंड अ नंबर, तो नंबर है हमारा 40। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलता है, राजू's फादर एज इज, राजू's फादर्स एज इज 5 ईयर मोर देन 3 times राजू's एज। फाइंड राजू's एज इफ हिज फादर इज 44 ईयर ओल्ड। क्या बोला कि राजू के जो फादर हैं उनकी जो एज है वो 5 साल ज्यादा है, किससे, राजू की एज के 3 टाइम्स से, राजू की एज से 3 टाइम्स से। और उसने क्या बोला है हमसे कि बताओ राजू की एज क्या होगी अगर उसके फादर 44 ईयर्स ओल्ड हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं राजू की एज को मान लूं x, ठीक है, और 3 टाइम्स ऑफ राजू एज क्या होगा 3x, ठीक है, और फादर की एज क्या है 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स ऑफ राजू एज, मतलब 3x + 5, क्योंकि 5 ईयर ज्यादा है राजू की एज के, और वो किसके इक्वल है, उसके फादर की एज के, मतलब 44 के एज के। तो मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए 44 के, कि 3 टाइम्स ऑफ राजू's एज + 5 ईयर इक्वल्स टू फादर्स एज। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3x = 44, 5 यहाँ प्लस का है तो यहाँ क्या होगा माइनस हो जाएगा राइट साइड में जाके, तो 3x = 44 - 5 कितना होगा 39 होगा। और x कितना होगा, देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा 39 डिवाइडेड बाई 3, या फिर मैं लिख सकता हूं 39/3। तो क्या आएगा x हमारा 13 ईयर्स। तो राजू की एज क्या है 13 ईयर्स। तो पूछा क्या था फाइंड द राजू's एज, तो आंसर क्या होगा राजू's एज इज 13 ईयर्स। तो यहां पर हमारा इस एग्जाम्पल के साथ चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है। अगर आप हमारे लेक्चर नोट्स के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो टेस्ला एजुकेशन ट्रस्ट को टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और डाउट क्लियरिंग सेशंस की डिटेल्स के लिए फेसबुक पर फॉलो करें, पिक्चर नोट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और अपडेट्स के लिए ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और जाने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और होप कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। थैंक यू सो मच।